नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। भारत दुनिया में प्रभुत्व नहीं प्रभाव चाहता है। दैनिक भास्कर। विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित हो। गरीब लोगों के बैंक खातों पर रोक लगा देना ठीक नहीं है। जनसांख्यिकी दुविधा। बिजनेस स्टैंडर्ड। अतार्किक दोहन से बिगड़ता जलचक्र। जनसत्ता। कोड़ा को मंजूरी नहीं। भारत चीन सहमति देख चकित दुनिया। अब संपादकीय विस्तार से। भारत दुनिया में अपना प्रभुत्व नहीं प्रभाव चाहता है। दैनिक भास्कर। भारत की वित्त मंत्री ने बदलती मार्केट इकोनॉमी के मद्देनजर दोनों संस्थाओं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने को कहा। अमेरिकी प्रभाव के लिए जानी जाने वाली इन दोनों संस्थाओं का जन्म 80 वर्ष पहले ब्रिटेन वुड्स शहर में 43 देशों की सहमति से बहुपक्षीय आर्थिक संस्थाओं के रूप में हुआ था। वाशिंगटन में एक पैनल डिस्कशन में वित्त मंत्री ने कहा कि ये संस्थाएं आज अपने उद्देश्य से भटक गई हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत को न तो पड़ोसी चीन न ही सुदूर अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है, जबकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक होते हुए भी अपना प्रभुत्व नहीं प्रभाव बढ़ाना चाहता है। चीन और अमेरिका के संदर्भ में ये बातें अमेरिका में तब कही गई जब पन्नू हत्या प्रयास को लेकर अमेरिका और भारत के संबंधों में खटास है। उधर ब्रिक्स बैठक की साइडलाइन में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बैठक के बाद चीनी वक्तव्य में ताजा सीमा समझौते का जिक्र न करना नई दिल्ली को रास नहीं आया। विदेश मंत्री ने कहा कि समझौते का सम्मान होना चाहिए। हाल में भारत को कई आयामों पर अपनी कूटनीति का प्रदर्शन करना पड़ा है। वित्त मंत्री के अमेरिका में बयान को भी इसी संदर्भ में देखना होगा। विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित हो। पवन के वर्मा पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक। विदेश नीति को लेकर दो प्रमुख धारणाएं हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। पहली है कि इसकी सफलता दुनिया में हमारी अप्रूवल रेटिंग से तय होनी चाहिए। दूसरी है कि हमें अपने राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर भी आदर्शवाद का पालन करना चाहिए। जबकि एक सफल विदेश नीति वह होती है जो दुनिया में आपको सम्मान दिलाए। अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र नहीं, आदर्शवाद भी जरूरी है, लेकिन केवल एक आदर्श दुनिया में। खामियों से भरी दुनिया में तो रियल पॉलिटिक, सदी हुई सियासत ही काम आती है। आज़ादी के बाद कई सालों तक हमारी विदेश नीति उसी नैतिकता से भरी रही थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हमारा मार्गदर्शन किया था। अहिंसा ब्रिटिश राज से संघर्ष करने के लिए उल्लेखनीय नीति थी जो कि उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति थी। लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें शत्रुतापूर्ण ताकतों के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमताओं में निवेश करने की जरूरत थी। 1962 में चीन के हाथों मिली पराजय ने हमें साफ दिखाया कि दूसरे देशों की सद्भावना पर भरोसा करना एक खराब विदेश नीति थी। फिर भी हमने सही सबक सीखने में बहुत समय लिया। हमने 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में दुरुस्त कूटनीति का प्रदर्शन किया था। उसमें आदर्शवादी नैतिकता और राष्ट्रीय हित का सही संयोजन था। इस्लामाबाद में जनरल याहिया की हुकूमत से भूल हुई और भारत ने पाकिस्तान को विभाजित करने के लिए इसका चतुराई से लाभ उठाया, लेकिन अव्यावहारिक आदर्शवाद की पुरानी पकड़ अभी भी हावी थी। 1974 में इंदिरा गांधी ने भारत की परमाणु शक्ति क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन जाने क्यों उन्होंने परमाणु हथियार बनाने का विकल्प नहीं चुना। यह एक गलती थी। अगर उन्होंने परमाणु परीक्षण को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया होता तो हमें शक्तिशाली एटमी ताकतों के एकाधिकार में खलल देने के परिणाम जरूर भुगतने पड़ते, लेकिन साथ ही दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती, अपनी रक्षा करने की हमारी क्षमता में इजाफा होता। भारत आखिरकार 1998 में अटल सरकार के तहत परमाणु शक्ति बना, जबकि वह इससे चौथाई सदी पहले ही परमाणु हथियार बनाने की क्षमता का प्रदर्शन कर चुका था। इतिहास में इस तरह के गैर जरूरी आत्मत्याग का दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। मई 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध छेड़ा। हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की पुष्टि हो चुकी थी और हमारे सैनिक ऊंचे पहाड़ों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए आसान शिकार थे। ऐसी स्थिति में कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र वायुसेना को नियंत्रण रेखा पार करने और आक्रमणकारियों की चौकियों और आपूर्ति लाइनों को नष्ट करने की अनुमति देता, लेकिन इसके बजाय हम दुनिया में संयम के प्रमाण पत्र इकट्ठे करते रहे। नतीजा यह हुआ कि भले ही हमारे बहादुर सैनिकों ने आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, लेकिन हमने अपने 527 अधिकारियों एवं अन्य रैंकों को खो दिया, जबकि 1000 से अधिक घायल हुए। हमारे सैनिकों की जान की कीमत पर संयम का यह प्रदर्शन सैन्य इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिले। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या चीन के क्षेत्र में दुश्मन की घुसपैठ के बाद अगर हर दिन
उनकी राजधानी में 1 दर्जन शव आते तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती? हमारी विदेश नीति में अक्सर मजबूत प्रतिक्रियाओं का अभाव नज़र आता है। जब 2008 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में हमारे नागरिकों को स्टेपल्ड वीज़ा देने का फैसला किया और 2023 में इसे फिर दोहराया, तो हमारी प्रतिक्रिया तिब्बती मूल के चीनी नागरिकों को भी इसी तरह का वीज़ा देने की होनी चाहिए थी। दुनिया के देश इसी भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम बदल रहे हैं। हम अपने देश को तोड़ने के लिए आतंकवाद को खुले तौर पर बढ़ावा देने की कनाडा की नीति पर तीखी प्रतिक्रिया की है। इसी तरह भारत और चीन के बीच आंशिक संघर्ष विराम, जिसके चलते LAC पर तनाव घटा है, का सीधा संबंध भी इस क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने से है। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में हमारी जवाबी कार्रवाई ने भी पाकिस्तान को यही संदेश दिया था। विदेश नीति को पूरी तरह हमारे हितों पर आधारित होना चाहिए, फिर भले हमें उस पर आदर्शवाद का चाहे जितना मुलम्मा चढ़ाना पड़े। दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देश भी यही करते हैं। आखिरकार दूसरे देश भी देश का सम्मान करते हैं तो अपने आप का सम्मान करता हो। आखिरकार दूसरे देश उसी देश का सम्मान करते हैं जो अपने आप का सम्मान करता हो। गरीब लोगों के बैंक खातों पर रोक लगा देना ठीक नहीं है। जियात द्रेस, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, भोला उरांव झारखंड के करंडा गांव के के गरीब निवासी हैं। उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। उनको कहा गया है खाता खुलवाने के लिए KYC करना होगा। भारत की बैंक व्यवस्था में KYC नो योर कस्टमर यानी अपने ग्राहक को जाने एक पहचान सत्यापन की प्रक्रिया है, लेकिन भोला उरांव जैसे लोगों के लिए KYC कराना आसान नहीं है। पहले आधार नंबर को प्रमाणित करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र जाना पड़ता है, उसके बाद प्रमाण पत्र लेकर बैंक जाना पड़ता है और वहाँ पहचान दस्तावेज के साथ भरा हुआ फॉर्म जमा करना पड़ता है। हर कदम पर कुछ कठिनाई हो सकती है, जैसे ग्राहक सेवा केंद्र के ऑपरेटर घूस मांग सकते हैं और बैंक की लाइन कभी भी घंटों खड़ा रहना पड़ सकता है। लेकिन भोला उरांव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बैंक पासबुक और आधार कार्ड में उनके नाम की बरतनी अलग है। पासबुक में भोला उरांव जो सही है और आधार कार्ड में भोला उरांव। बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि जब तक दोनों नाम एक दूसरे से मेल नहीं खाते तब तक KYC नहीं हो पाएगी। इस समस्या को दूर करने के लिए भोला लाचार है। पासबुक में भोला उरांव की जगह भोला उरांव लिखने के लिए बैंक कर्मचारी भोला उरांव के नाम से 2 पहचान पत्र मांग रहे हैं जो भोला के पास नहीं है। उसके लिए आधार कार्ड में नाम बदलवाना तो और मुश्किल है, जबकि बरतनी की भूल आधार कार्ड में हुई है। भोला 3 साल से अपने पैसे की निकासी नहीं कर पा रहे हैं। वे अकेले नहीं हैं। कंडरा गांव में ही एक बसंत उरांव हैं जिनके आधार कार्ड में लिखे हुए नाम में एक अक्षर गायब है। उनका बैंक खाता 1 साल से फ्रीज है। 3 बार KYC के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। सरिता उरांव भी इसी तरह की समस्या से जूझ रही हैं। उनका नाम आधार कार्ड में अर्चना लिखा है। उनका बैंक खाता 3 साल से फ्रीज है। झारखंड में लाखों लोग KYC से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारी मुलाकात भोला उरांव से तब हुई जब हम लोग उस इलाके के 4 गाँवों में घर-घर जाकर सर्वे कर रहे थे। उन 4 गाँवों के आधे से ज़्यादा परिवारों में किसी न किसी का खाता फ्रीज था। ज़्यादातर KYC के चक्कर में पहाड़ी जिले लातेहार के 3 गाँवों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि वहाँ भी स्थिति ऐसी ही है। KYC संकट सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, शायद झारखंड में बदतर है क्योंकि वहाँ ग्रामीण बैंकों में भीड़-भाड़ ज़्यादा है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही समस्याओं की कई खबरें आ रही हैं। KYC संकट का कारण क्या है? मेरी समझ से 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जनधन योजना की शुरुआत में करोड़ों बैंक खाते जैसे तैसे खोले गए। आधार नंबर को बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के बैंक खातों से जोड़ दिया गया और आधार कार्ड से जल्दबाजी में जनसांख्यिकीय विवरण दर्ज कर दिए गए। और याद रखें, आधार जनसांख्यिकीय विवरण अक्सर विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए बैंक अब ग्राहकों से बार-बार KYC की मांग कर रहे हैं। दूसरा, KYC और आधार अपडेट प्रक्रिया के नियम हर साल सख्त होते जा रहे हैं। इससे कई लोगों के लिए KYC नियमों का पालन करना मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंकिंग सिस्टम में चोरी और धोखाधड़ी के कारण समय-समय पर KYC करवाना जरूरी है, लेकिन चोरी तो गरीबों ने नहीं की। यह बहुत बड़ा अन्याय होगा यदि अन्य बदमाशों की शरारतों के कारण लाखों गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएं। KYC प्रक्रिया में तत्काल समीक्षा की जरूरत है। गरीब लोगों के पास आमतौर पर आधार से जुड़ा एक खाता होता है जिसमें अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि रखी जा सकती है। इन खातों की बार-बार KYC करवाना अनावश्यक है। जब ग्राहक ने 2 साल तक पैसे नहीं निकाले या बैंक खाते या आधार कार्ड में मामूली अंतर हो तो इन खातों को फ्रीज करना भी अनुचित है। गरीब लोगों को परेशान करने के बजाय नियामक एजेंसियों को असली चोरों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जनसांख्यिकीय दुविधा, बिजनेस स्टैंडर्ड।
दक्षिण भारत के राज्यों के दो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के स्टालिन ने अपने अपने राज्य के लोगों से आग्रह किया है कि वे और बच्चे पैदा करें। नायडू ने जापान, चीन और यूरोप में उम्रदराज होती आबादी के कारण सामने आ रही दिक्कतों के बारे में बताया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल पर दबाव डाला कि वह स्थानीय निकायों के लिए चुनाव में दो बच्चों की सीमा को समाप्त करें। इसके बाद स्टालिन ने सुझाव दिया कि उनके राज्य के लोगों को 16-16 बच्चे पैदा करने चाहिए। अन्य मुख्यमंत्री भी देर सवेर उनके साथ आएंगे। कुल मिलाकर देखें तो इनमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि राजनीतिक रुझानों में जमीनी हकीकत नजर आ रही है। जैसा कि नायडू ने संकेत किया, दक्षिण भारत के राज्यों में औसतन प्रजनन दर पहले ही केवल 1.6 रह गई है और इसमें और गिरावट आ सकती है। इससे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसे जनांकीकी जाल में फंस जाएगा जिसमें अभी रूस और कोरिया जैसे देश फंसे हैं। बहरहाल यह बात भी ध्यान देने लायक है कि दुनिया भर में इसे लेकर कुछ ही नीतियां कामयाब रही हैं। नायडू ने संकेत दिया है कि और बच्चे पैदा करने संबंधी नीतियों को विचारार्थ पेश किया जाएगा। हालांकि दुनिया में कई देशों ने ऐसे प्रयास किए हैं, लेकिन इनका प्रजनन दर पर टिकाऊ असर नहीं हुआ है। उनमें से कई रुझान ऐसे उपायों से संचालित हैं जो महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाते हैं। इसमें शिक्षा और बाद में विवाह शामिल है। बिना सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को अपनाए इन कारकों को उलट पाना संभव नहीं है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा जताई गई चिंता की वजह क्या है और क्या वे किसी अन्य विकल्प पर विचार कर सकते हैं। एक बड़ी चिंता राजनीतिक है। इसे स्पष्ट रूप से सामने भी रखा गया है। देश में संसदीय क्षेत्रों का नया परिसीमन लंबित है और इसे आज़ादी के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। अब तक देश का राजनीतिक संतुलन 1971 की जनगणना पर आधारित है, जब उत्तर भारत और देश के बाकी हिस्सों के बीच अपेक्षाकृत अधिक संतुलन था, परंतु तब से उत्तरी भारत के राज्यों का जनांकीय बदलाव धीमी गति से हुआ है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में तेजी से। अब राजनीतिक मानचित्र की स्थिति कुछ ऐसी है कि जिन राज्यों ने एक विवादित मुद्दे पर बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें स्थायी नुकसान हो रहा है। इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि पूरा देश अब अपनी कुल प्रजनन क्षमता में 2.1 प्रतिस्थापन दर पर पहुंच रहा है, परंतु यह बात क्षेत्रीय अंतरों को छिपा लेती है, जबकि दक्षिण के राज्य उसी को लेकर चिंतित हैं। उसकी चिंता पश्चिम बंगाल, कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों में साझा की जाएगी, क्योंकि इन सभी राज्यों की प्रजनन दर आंध्र प्रदेश से भी कम है। परंतु समग्र स्तर पर भी देखें तो यह गिरावट गलत समय पर आ रही है। इस बात की पूरी संभावना है कि भारत अमीर होने से पहले ही गरीब हो जाएगा। कोरिया की प्रजनन दर भले ही बहुत कम हो, लेकिन जब उसकी आबादी अधिक थी तो उसने उसका इस्तेमाल तेज गति से वृद्धि और विकास हासिल करने में किया। बहरहाल संभावना यही है कि भारत शायद ये अवसर गंवा बैठे। जनांकीय दबाव का केवल एक ही हल तैयार किया गया है, वह है 21वीं सदी में अमेरिकी प्रभाव और उसके दबदबे का कायम रहना। अमेरिका पराभव से बच जाएगा और आगामी सदी में उसकी आबादी में इजाफा हो सकता है। ज़्यादातर अनुमान इसी तरफ संकेत कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि वहाँ निरंतर प्रवासियों का आना जारी है। सवाल यह है कि क्या दक्षिण भारत के नेता अपने प्रदेश की जनांकीय चिंता का एक ऐसा हल स्वीकार करेंगे जो उत्तर भारत के से लोगों को दक्षिण भारत आने के रूप में तैयार किया गया हो। अतार्किक दोहन से बिगड़ता जल चक्र जनसत्ता। खाद्य एवं जल प्रमोद भार्गव। खाद्य एवं जल विशेषज्ञों के समूह ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर की ताज़ा रिपोर्ट में पाया गया है कि जल संकट से वैश्विक खाद्य उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा संकट में है। इससे 2050 तक कई देशों के सकल घरेलू उत्पाद में औसतन 8% की कमी आ सकती है, जबकि कम आय वाले देशों में वह नुकसान 15% तक हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार दशकों से हो रहे विनाशकारी भू उपयोग और जल कुप्रबंधन ने मानव जनित जलवायु संकट के साथ मिलकर वैश्विक जल चक्र पर गहरा दबाव बना दिया है। यह कई देशों की अर्थव्यवस्था, खाद्य उत्पादन और जनजीवन पर गहरा संकट डाल सकता है। दुनिया भर में करीब तीन अन्य लोग पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। एक तरफ फसलें पानी की कमी से मुरझा रही हैं तो दूसरी तरफ नगर दूर रहे हैं। अगर इस संकट को नहीं सुलझाया गया तो परिणाम भयावह होंगे। इस त्रासदी को जल खारे के संतुलित उपयोग से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए पानी के मद को पहचानने की जरूरत है। जल चक्र को समझने के लिए इसका वर्गीकरण नीले और हरे पानी में किया गया है। झीलों, नदियों और तालाबों में एकत्रित पानी को नीला पानी कहा जाता है। मिट्टी और पौधों में सिंचित पानी को हरा पानी कहा जाता है। उस जल चक्र उस जटिल प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा पानी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पानी भाप बनकर वायुमंडल में जाता है, जिससे जलवाष्प की बड़ी धाराएं बनती हैं, जो ठंडी एवं संघनित होने के बाद बारिश या बर्फ के रूप में धरती पर गिरती हैं। हरे पानी की आपूर्ति को जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, उससे गंभीरता से लेने और सुरक्षित बनाए रखने की जरूरत है। जल चक्र के लिए यह पानी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नीला पानी माना जाता है, क्योंकि जब पौधे जल पड़ते हैं तो
यह वायुमंडल में चला जाता है। इससे धरती पर होने वाली कुल वर्षा का आधा हिस्सा लौट आता है। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि पेड़ पौधों व वनस्पतियों में प्रदूषण अघोषित करने की क्षमता निरंतर घट रही है। भविष्य में जल चक्र बिगड़ता है तो भारत पर इसका असर कहीं ज़्यादा दिखाई देगा। यह स्थिति खाद्य उत्पादन तो घटाएगी ही, पानी की उपलब्धता में भी कमी आ सकती है। दरअसल हमारी कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जो जल चक्र को परिवर्तित कर सकती हैं। किसी भी वस्तु में छूट देखने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कृषि के लिए डीएपी खाद पर दी जा रही सब्सिडी पानी और राष्ट्र की सफल पूंजी को हानि पहुंचा रही है। दशकों से किसानों को कृषि विभाग और वैज्ञानिक समझा रहे हैं कि नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग खोल में न करें। इस मिट्टी की उर्वरा क्षमता घटती है और फसलों में पानी भी अधिक है। धान, गेहूं, कपास और गन्ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होने पर ज़्यादा पानी सोखती हैं। इसलिए किसानों को मोटा अनाज, दालें व तिलहन पैदा करने और एनपीके खाद डालने को कहा जाता है, मगर एनपीके पर सब्सिडी न होने के कारण ये खाद महंगी मिलती है। नतीजतन किसानों ने इसे एक लगभग खारिज कर दिया है। सरकार डीएपी पर सब इसलिए दे रही है कि उसे राजनीतिक हानि न उठानी पड़े। यूरिया डीएपी पर प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है। इस कारण धान और गेहूं की फसल ज़्यादा उगाई जाती है, क्योंकि वे फसलें ज़्यादा मात्रा में पैदा होती हैं और इन्हीं का ज़्यादा निर्यात होता है। तमाम प्रोत्साहन के बावजूद किसान बहुफसली खेती करने से भी कतरा रहे हैं। इस वजह से दाल को इस वजह से इस वजह से देश को दलहन और तिलहन बड़ी मात्रा में आयात करने होते हैं। इनके आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी भी खर्च होती है। यही नहीं, गेहूं चावल की फसलों में जल प्रबंधन और बिजली व्यवस्था में जो धन खर्च होता है वह भी अप्रत्यक्ष निर्यात के जरिए नुकसान का सबब बन रहा है। मगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस हकीकत का ना तो खुलासा होता है और ना ही विपक्ष इन मुद्दों को संसद में उठाता है। खेती और कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादों से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जिसकी अनदेखी के चलते पानी का भी निर्यात हो रहा है। इस पानी को वर्चुअल वाटर भी कह सकते हैं। दरअसल भारत से बड़ी मात्रा में चावल, चीनी, वस्त्र, जूते, चप्पल और फल व सब्जियों का निर्यात होता है। इन्हें तैयार करने में बड़ी मात्रा में पानी खर्च होता है। अब तो जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे यहाँ बोतलबंद पानी के संयंत्र लगाए हुए हैं, वे भी इस पानी को अरब देशों को निर्यात कर रही हैं। इस तरह से निर्यात किए जा रहे पानी पर लगाम नहीं लगाएगी तो संकट और बढ़ेगा, जबकि देश के 3/4 घरेलू रोजगार पानी पर निर्भर हैं। आमतौर पर यह भुला दिया जाता है कि ताज़ा और शुद्ध पानी तेल और लोहे की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि पानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को $20,000 प्रति हेक्टेयर की दर से सर्वाधिक योगदान करता है। इस दृष्टि से भारत से कृषि और इनसे संबंधित उत्पादों के जरिए पानी का जो अप्रत्यक्ष निर्यात हो रहा है वह हमारे भूतलीय और भूगर्भीय दोनों ही प्रकार के जल भंडारों का दोहन करने का बड़ा सबब बन रहा है। दरअसल 1 टन अनाज उत्पादन में 1000 टन पानी की आवश्यकता होती है। धान, गेहूं, कपास और गन्ने की खेती में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है। इन्हीं का हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। खेत की मिट्टी और स्थानीय जलवायु भी पानी की कम ज़्यादा खपत से जुड़े अहम पहलू हैं। पानी का अप्रत्यक्ष निर्यात न हो, इसके लिए फसल प्रणाली में व्यापक बदलाव और सिंचाई में आधुनिक पद्धतियों को अपनाने की ज़रूरत है। ऐसा अनुमान है कि धरती पर 1.4 अरब घन किलोमीटर पानी है, लेकिन इसमें से महज 2% पानी मनुष्य के पीने और सिंचाई के लायक है। इसमें 70% पानी किसानी में खर्च होता है। इससे जो फसलें और फल सब्जियां उपजती हैं, निर्यात के जरिए 25% पानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चला जाता है। इसी तरह से 1050 अरब वर्ग मीटर पानी का अप्रत्यक्ष कारोबार होता है। एक अनुमान के मुताबिक इस वैश्विक कारोबार में लगभग 10,000 करोड़ घन मीटर वार्षिक जल भारत से फसलों के रूप में निर्यात होता है। जल के इस अप्रत्यक्ष व्यापार में भारत दुनिया में अव्वल है। जल का संतुलन बना रहे, भविष्य की नीतियां इस दूरदर्शी दृष्टिकोण से बनाना चाहिए। कोड़ा को मंजूरी नहीं। हिंदुस्तान। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड
सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर राजनीति में शुचिता का पक्ष मजबूत किया है। मधु कोड़ा को साल 2017 में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। निचली अदालत ने भी सजा पर रोक लगाने से इनकार किया था। दरअसल मधु कोड़ा फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर उन्हें सजा ऐसी मिली है कि उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है। कोई अदालत सजा पर रोक लगाए और फिर सुनवाई करे तो मधु कोड़ा के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो सकता है। झारखंड में चुनाव लड़ने को लालायित पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय से राहत पाने की कोशिश की थी, पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया। तय हो गया कि मधु कोड़ा इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दिलीप रे, राहुल गांधी और अफजल अंसारी के मामलों में भी दुहाई दी गई थी, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कह दिया कि दोष सिद्धि पर रोक नियमित तौर पर नहीं बल्कि असाधारण परिस्थितियों में ही जारी की जानी चाहिए। अभी मधु कोड़ा को भूला नहीं है कि और शायद भूलेगा भी नहीं। निर्दलीय होने के बावजूद वह कैसे झारखंड के मुख्यमंत्री बने और पद पर रहते हुए कैसे विरासत पीछे छोड़ गए, ये किसी से छिपा नहीं है। साल 2006 से 2008 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कोलकाता स्थित विनी आयरन एंड स्टील लिमिटेड को कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित मामले में भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत दिसंबर 2017 में दोषी ठहराया गया था। ऐसे और भी मामले हैं जो मधु कोड़ा का पीछा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य राजनीति का है कि ऐसे दागी नेता आज भी अनेक मंच पर दिख जाते हैं। भला हो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(1) का जो दोष सिद्धि किसी व्यक्ति को सजा भुगतने के बाद 6 साल के लिए संसद या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करती है। गौरतलब है कि मधु कोड़ा की टीम ने यह तर्क दिया कि कोड़ा को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देने से न केवल सार्वजनिक जीवन में बने रहने का उनका अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि मतदाताओं का उन्हें चुनने का अधिकार भी प्रभावित हुआ। बहरहाल कोर्ट ने इन दलीलों पर उचित ही कोई ध्यान नहीं दिया। यह हमारी राजनीति का एक स्याह पहलू है कि इस तरह के नेता के पास अपने समर्थक होते हैं। वास्तव में सफाई का काम तो जनता का है। जब वह सफाई नहीं रखती है तो ऐसी शिकायतें सामने आती हैं, और जो लोग दागदार हैं उन्हें जनसेवा करने से नहीं रोका जा सकता। पर ऐसे लोगों को राजनीति से दूर रखने में कोई गलत बात नहीं है। वैसे तो जब दोष गंभीर हो तो नेताओं को स्वयं चुनाव लड़ने से परहेज करना चाहिए। जनसेवा के लिए दूसरे भी तरीके और अवसर होते हैं, उन्हें भी आजमाना चाहिए। जनप्रतिनिधि होकर जनसेवा करना तो एक मामूली बात है, जिनसे आपको अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। खूब बदनामी के भी अवसर होते हैं, मगर चुनाव की राजनीति वास्तव में जनसेवा की राजनीति नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति है। यह बात समझना ज़्यादा जरूरी है। जो भी नई पीढ़ी या नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, सभी को अपना दामन पूरी तरह पाक साफ रखना चाहिए। यहाँ एक बार जब दाग लग जाए तो आसानी से पीछा नहीं छूटता है। भारत चीन सहमति देख चकित दुनिया। जोरावर दौलत सिंह, फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, दिल्ली। भारत चीन संबंधों में नाटकीय ढंग से तनाव घटने से दुनिया भर के विदेशी कार्यालयों में आश्चर्य पसर गया है। 4 साल के सीमा गतिरोध के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने विवाद की बड़ी गांठ खोल दी है। पिछले 4 वर्षों से दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। बीजिंग को दिल्ली का संदेश था कि रिश्ते की बड़ी तस्वीर के बारे में सोचने से पहले आइए सीमा पर जो स्थिति पहले थी उसे ही बहाल किया जाए। खैर, चीन का तरीका अलग है। उसके लिए सीमा विस्तार और वहाँ सर्वांगीण सामान्यीकरण आपस में जुड़ा हुआ विषय है। अब जब चीन स्थिति में बदलाव आया है तो ऐसा लग सकता है कि भारत की स्थिति प्रबल हुई है। चीन वास्तव में सीमा पर स्थिरता बहाल करने के लिए पहला कदम उठाने के लिए सहमत हो गया है। सेना की वापसी शुरू हो गई है। चीन अब व्यापक शांति और साझा स्थिति चाहता है। कजान में मोदी शी की बैठक के बाद दोनों पक्षों के बयानों से इसमें कोई संदेह नहीं है कि संबंध सामान्य बनाने की दिशा में प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। कई लोग इस बात से चकित हैं कि चीन ने देप्सांग और डेमचोक के सबसे विवादास्पद मोर्चों पर अपने फायदे पर जोर नहीं दिया। वैसे माना जाता है कि चीनी सेना PLA के कट्टरपंथी झुकना नहीं चाहते थे, तो फिर चीन के ताज़ा लचीलेपन को कैसे समझा जाए। इसमें एक पहलू यह है कि बीजिंग को अमेरिका पर बढ़त हासिल करने का मौका मिला है, जो न केवल भारत चीन संबंधों को अस्थिर करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बल्कि लगभग एक साथ कई प्रमुख गैर पश्चिमी शक्तियों के साथ संबंधों को भी खराब कर रहा है। दूसरा, 1950 के दशक से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र व
व अन्य कुछ क्षेत्रों में अमेरिका की वजह से पैदा खतरों को बेअसर करने के लिए भी पारंपरिक चीनी भू रणनीति ने अपने नए फैसले को आकार दिया है। जहाँ तक भारत का अपना आकलन है, दो बड़े विषय सामने आते हैं। भारत की चीन संबंधी चुनौती के रूबरू एक प्रमुख भू राजनीतिक सहयोगी के रूप में अमेरिकी पक्ष ने पिछले दशक में अपना वादा पूरा नहीं किया है। 2020 के बाद भी यह विचार कभी सामने नहीं आया कि लद्दाख संकट अमेरिका के साथ साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक और भू राजनीतिक अवसर खोलेगा। बहुध्रुवीयता की एक नई लहर ने दरअसल पिछले तमाम गुणा भागों को किनारे कर दिया है। यूक्रेन संकट के बाद से अमेरिकी वैश्विक भू रणनीति यूरेशियन नियंत्रण में स्थानांतरित हो गई है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मुकाबला करने के कारण इस नए चरण में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता या गुटनिरपेक्षता को एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है। इसका असर अमेरिका भारत संबंधों पर महसूस किया गया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने पूर्वी एशिया में अपने मुख्य गठबंधन सहयोगियों की संख्या दोगुनी कर ली है। जहां तक मुख्य क्षेत्रीय और महाद्वीपव्यापी सुरक्षा का सवाल है, भारत की भूमिका पहले से सीमित हुई है। इस परिस्थिति ने दिल्ली में इस विश्व दृष्टि को मजबूत किया है कि अनेक भारतीय हितों की रक्षा के लिए भारत को लाभप्रद स्थिति में रहना ही होगा और इसके लिए दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियों के बीच एक बड़ा समायोजन बनाकर चलना जरूरी होगा। कुल मिलाकर समय माकूल था। भारत और चीन दोनों ने पाया कि अगर चंद द्विपक्षीय समस्याओं के बावजूद संबंधों में स्थिरता बहाल कर लें तो नई विश्व व्यवस्था में दोनों ही देशों के हाथ मजबूत होंगे। चीन के साथ संबंधों में नई भारतीय सोच को आकार देने वाला एक अन्य कारक अमेरिकी घरेलू राजनीति में फैली अराजकता है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में एक मंथन चल रहा है कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के उस स्तर तक स्थिर होने की संभावना नहीं है जो भारत के प्रति पुराने अनुकूल अमेरिकी नीति को फिर जीवंत कर दे। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस, लेन-देन की नीति पर चलते हुए ही आगे बढ़ेंगे। अतः इसका मतलब है कि भारत अपने संबंधों के फूल केवल अमेरिका को समर्पित करने के बजाय कहीं और भी चढ़ाए। भारत ने इस बार बिल्कुल यही किया है। भू अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्रियों ने भी इस तनाव में एक भूमिका निभाई है। चीन ने आर्थिक जुड़ाव और बाजार तक उनकी पहुंच को सीमित करने के मामले में भारत की आर्थिक नीति वास्तव में लद्दाख गतिरोध से पहले की है। अब स्थिति सामान्य होने की उम्मीद के साथ भारत के औद्योगिक विनिर्माण और विकास लक्ष्यों में चीन से लाभ उठाने के ज़्यादा बेहतर अवसर बन सकते हैं। अब भारत और चीन अपनी भविष्य की आर्थिक परस्पर निर्भरता की शर्तों पर ज़्यादा बेहतर बातचीत कर सकते हैं। द्विपक्षीय संबंधों से परे देखें तो ब्रिक्स के माध्यम से भी भारत और चीन अब वैश्विक वित्तीय या व्यापार ढांचे में अपने हितों को ज़्यादा अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। वैश्वीकरण के नए अग्रदूतों के रूप में भारत और चीन दोनों का वैश्वीकरण को एक समावेशी दिशा में ले जाना ज़्यादा मुफीद है। अगर आज वैश्वीकरण का लाभ सबको मिले तो लुप्त हो रहे नवोदारवादी युग को लौटाया जा सकता है। विश्व में नई सार्वजनिक पूंजी या सुविधा का निर्माण हो सकता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी और मूल्य संवर्धन को बढ़ाया जा सकता है। इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद निकट भविष्य में चीन के साथ संबंधों की कुछ मूलभूत विशेषताओं को मौलिक रूप से नहीं बदला जा सकता। हमारी हिमालयी सीमा शायद अस्थिर ही बनी रहेगी, ताकत की विषमता खत्म नहीं होगी, न ही प्रभाव जमाने के लिए क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा घटेगी। हालांकि दोनों दिग्गज बहुध्रुवीयता चाहते हैं, पर दिल्ली और बीजिंग में इसका मतलब हमेशा एक ही नहीं होता है, खासकर जब उपमहाद्वीप और आसपास के पड़ोस की बात आती है। दूसरी ओर दो बड़े पड़ोसी, दो सभ्यतागत देश, दो प्रमुख गैर पश्चिमी शक्तियां, दो बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी बहुध्रुवीय दुनिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जिनकी सुधरी हुई विश्व व्यवस्था में भी पूरी जगह बरकरार रहने वाली है। परस्पर जटिल हालात भी दोनों नेतृत्वों के लिए यह अनिवार्य बना देते हैं कि दोनों एक सुदृढ़ नीति बनाकर आगे बढ़ें। ऐसी नीति जो उनके पुराने विरोधाभासों को भी संभाले, उन्हें साथ साथ आगे बढ़ाए और नई बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण में भी सक्षम बनाए। धन्यवाद।